रुक जाना नहीं परीक्षा में शामिल होने वाले सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं हूं स्मिता शर्मा। कल हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। जैसा कि मैंने कहा कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में से 9 नंबर का आना है, ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। पिछले चैप्टर में से 4 नंबर का आना था, तो ध्यान से आप देखिएगा। यही वीडियो अगर बात 2-3 बार देख लेंगे आप लोग तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जनसंख्या वितरण, और इसी में से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जनसंख्या वितरण में से, ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत में है और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें से दिए हुए हैं। सबसे पहले है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ थी। इसमें दिख नहीं रहा है तो 600 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद है किसी देश के निवासी उसका वास्तविक धनात्मक। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किसी देश के डैश डैश ही उसका वास्तविक धन है, ठीक है। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव्स में आएगा कि किसी देश का वास्तविक धन कौन होता है, तो उस देश के निवासी, उस देश के खाद्यान्न, उस देश के संसाधन। इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स में MCQ में आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो निवासी है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद है विश्व की जनसंख्या का 90% भाग इसके मात्र 10% इस भाग पर ही निवास करता है। रीज़न क्या है कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मरुस्थल हैं, कहीं बहुत बड़े पठार हैं जिन पर कि लोग रह नहीं पाते। कुछ ही भाग है, लगभग 10%, जहाँ की मैदानी भाग है, और वहाँ पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है खाद्यान्न, यानी कि उनके भोजन की सुविधाएं, जल की सुविधा, रहने की, खाने पीने की सुविधा, पहनने की सुविधा, वहीं पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, ठीक है। विश्व की 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। आप देखेंगे कि बुक में 10 देशों के नाम दिए हैं, जिनमें से सबसे ऊपर चीन है, फिर भारत है, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका भी हैं। सिर्फ एशिया के ही 6 देश हैं जिनमें कि विश्व की काफ़ी सारी आबादी निवास करती है, ठीक है। फिर है सर्वाधिक आबादी वाले 10 देशों में से 6 देश एशिया के ही हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछा जा सकता है। फिर देख लेते हैं हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, मैच द कॉलम में भी आ सकते हैं, MCQ टाइप में भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं और 1 वर्ड में भी आ सकते हैं। तो मैंने अभी क्वेश्चन टाइप बना दिए हैं, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किसका है? ये जॉर्ज क्रेसी का कथन है, ठीक है। हमारी बुक में एक बॉक्स में अलग से इसको दिखाया गया हाईलाइट करके। दूसरा है एक राष्ट्र मजबूत किससे बनता है? तो एक राष्ट्र वहाँ के स्त्रियों और पुरुषों से मजबूत बनता है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जॉर्ज क्रेसी का कथन लिखिए, ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। और ये 2 नंबर में आ सकता है कि किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनने के लिए क्या जरूरी है? तो उस राष्ट्र के स्त्री और पुरुष, ठीक, उनका जो दिमाग है वो तेज होना चाहिए। यदि 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाती है तो उसे जनसंख्या की कौन सी वृद्धि कहते हैं? 2 समय अंतराल के मध्य, यानी कि 2001 से बात करें हम 2021 के बीच या 2011 के बीच जनसंख्या माइनस हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे हम ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। अगर 2001 से लेके 2011 के बीच जनसंख्या बढ़ जाती है, जैसे कि भारत की जनसंख्या लगभग 18 करोड़ बढ़ी है, तो उसे हम जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और कौन सा घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है? ये है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है तो वो प्रवास कहलाता है। जब कुछ लोग शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए अपनी एक जगह को, यानी कि अपने जन्म स्थान को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो वो प्रवास कहलाता है। तो जहाँ वो रहता था वहाँ जनसंख्या कम हो गई है, और जहाँ वो चला गया है वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो इससे जनसंख्या परिवर्तन हुआ है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक क्या होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश से काफ़ी लोग हमारे भारत में हर साल प्रवासी के रूप में आते हैं, तो वहाँ कई समस्याएं होंगी, जैसे भोजन संबंधी समस्याएं होंगी, रहन सहन या राजनीतिक उपद्रव, इनके कारण वहाँ की काफ़ी संख्या जो है भारत में आ जाती है। ठीक, तो वो जनसंख्या परिवर्तन होता है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा देश आता है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, तभी मैं मानूंगी कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व। ठीक, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? ये 2 नंबर का आएगा। ठीक, और इसका सूत्र भी पूछ सकते हैं, 3 नंबर का भी पूछ सकते हैं। तो भूमि पर रह रहे लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये 2 बार हो गया है, रह रहे हैं। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके आसपास कोई एरिया होगा, जैसे हम भोपाल की बात करें तो बैरागढ़ में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट है, व्यापार है, इस कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है। वहीं किसी और एरिया में, जैसे लाल घाटी से एयरपोर्ट साइड जाते हैं, वहाँ जनसंख्या आपको कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर व्यापार संबंधी चीज़ें नहीं हैं। अब आ जाते हैं जनसंख्या घनत्व का सूत्र। ये भी पूछ सकते हैं, जनसंख्या घनत्व का सूत्र है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी कि उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है और कितना क्षेत्रफल है। हम जैसे 1 किलोमीटर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 100 मीटर की बात की है कि 100 मीटर में 1.5 लाख लोग रहते हैं। तो जब हम इसको जनसंख्या को क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो जनसंख्या घनत्व जो है 1500 निकल कर आता है। ठीक है, तो इसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप सूत्र जरूर याद रखिएगा अगर आप एग्जाम्पल ना भी दे पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। ठीक, और 2 में भी पूछ सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 भौगोलिक कारक लिखिए। इसमें कई सारे कारक हैं जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। भौगोलिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग चर्चा करते चलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भौगोलिक कारक, और 4 भौगोलिक कारक हैं। पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति, तीसरा है जलवायु और चौथा है मृदा। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले देख लेते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में देखिए सबसे पहला है जल की उपलब्धता। जहाँ पर जल होता है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों को नहाने, भोजन पकाने, ठीक, और पीने के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो उनकी जनसंख्या या लोग वहीं पर अधिक रहना पसंद करेंगे जहाँ पर जल पर्याप्त हो, जैसे नदियों के आसपास नहरें भी हों आसपास, या तालाब आसपास हों, या कोई सरकारी योजना, नलकूप वगैरह, इन सब से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है। जैसे हम रेगिस्तानी एरियाज़ की बात करें, ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपको काफ़ी कम मिलेगा। अगर थार साइड आप कभी घूमने जाओ तो देखेंगे हमें वहाँ पर पूरे थार रेगिस्तान में 1 या 2 लोग भी नहीं मिलेंगे। ठीक, अगली बात है भू आकृति की। ठीक है, इस चित्र में हम लोग देखते हैं एक मैदानी भाग है। मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, और यहाँ पर एक दूसरी इमेज हमने लगाई है जिसमें पहाड़ हैं, पथरीली जगह है, यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करेगी, क्योंकि पहाड़ों पथरीली जगह पर घर बनाने के लिए या वहाँ पर भोजन की व्यवस्था करने के लिए काफ़ी सारे परिवहन संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो कि इजीली संभव नहीं हो पाते। जबकि मैदानी भागों में परिवहन, संचार, सभी सुविधाएं होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हमारा पॉइंट था जलवायु। ठीक है, देखिए इस इमेज से हम देख सकते हैं कि जहाँ पर जलवायु अनुकूल होती है, अननेसेसरी बारिश नहीं हो रही है, बर्फ नहीं गिर रही है, ठीक, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, जहाँ पर बहुत अधिक ठंड है, बहुत अधिक गर्मी है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे यहाँ पर हम देखें, एक हमने अंटार्कटिका की इमेज ली है,
जहाँ की 1-2 पेंगुइन दिख रही हैं, वहाँ पर लोग तो मुश्किल है कभी रहते हों, ठीक है। अन्वेषण के लिए ही लोग जाते होंगे, अदरवाइज वहाँ पर रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूरे समय बर्फ जमी रहती है। फिर हम बात करते हैं मृदा की, ठीक। चौथा जो भौगोलिक कारक है वो मृदा है। जिन क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पर लोगों को खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए काफ़ी सारी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, इसलिए जनसंख्या उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करती है। और जहाँ पर अनुपजाऊ भूमि होती है, बंजर भूमि होती है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होती है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आर्थिक कारक, ठीक है। आर्थिक कारकों में सबसे पहले है खनिज, दूसरा है नगरीकरण और तीसरा है औद्योगिकरण, ठीक है। तो खनिज को देख लेते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, भले वो थोड़ा सा सूखा ही क्यों ना हो, जैसे हम बात करें पन्ना की, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट अनुकूल नहीं है, थोड़ी ड्राइनेस है, लेकिन वहाँ पर चूंकि हीरा निकलता है, खदान है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है नगरीकरण। नगरों में जो है ग्रामीण क्षेत्रों के कंपेरिजन में काफ़ी सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं हैं, रहन सहन, आमोद प्रमोद, मनोरंजन की काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, अननेसेसरी लोगों पर रोक टोक नहीं है, ठीक। तो इसलिए लोग जो हैं नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी, जबकि नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं औद्योगिकीकरण। जब भी कहीं पर कोई उद्योग लगाया जाता है तो उस औद्योगिक कंपनी द्वारा या उद्योग का जो मालिक है उसके द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए क्वार्टर्स भी दिए जाते हैं, आसपास शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है, मेडिकल की व्यवस्था भी की जाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक हो जाती है, ठीक। अब हम देख लेते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ जनसंख्या घनत्व कुछ क्षेत्रों में अधिक होने के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी रहते हैं। किसी धर्म, किसी जाति विशेष के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं अपनी सुरक्षा की दृष्टि पर से, तो वहां पर भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ठीक है। अब आता है जनसंख्या वृद्धि। अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि में से 1 नंबर के, 2 नंबर के और 3 नंबर के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है। किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि, यानी कि किसी क्षेत्र में समय के 2 अंतराल, जैसे हम बताएं कि 2001 से लेके 2011 के बीच का समय, ठीक है, अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। अब ये हमने अवधि ले ली 10 साल की, अब जो लोगों की संख्या में परिवर्तन हुआ है वही जनसंख्या वृद्धि है। जैसे कि 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102 करोड़ थी, लेकिन 2011 में 121 करोड़ हो गई, ठीक है। तो लगभग 18-19 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है। तो ये जनसंख्या में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, यही जनसंख्या परिवर्तन का जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, ठीक। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। जरूरी नहीं है कि जनसंख्या में हमेशा धनात्मक परिवर्तन हो, जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी कि कम भी हो सकती है। अब है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है प्रवास, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अशोधित जन्म दर। आपने देखा होगा अभी जो 12th का पेपर आया था उसमें पूछा था अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर का क्वेश्चन आया था, साथ में सूत्र भी पूछा था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आ सकता है। अशोधित जन्म दर प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। जो बच्चे जीवित हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है। इसका सूत्र भी है, किसी वर्ष विशेष में जीवित
जन्मे बच्चों की संख्या बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणा 1000। अगला है अशोधित मृत्यु दर, ये भी 2 नंबर में पूछ सकते हैं। किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अशोधित मृत्यु दर का सूत्र है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000। ठीक, तो याद रखिएगा कि अशोधित मृत्यु दर तो सरल ही है, आप आराम से कर लेंगे कि किसी वर्ष के दौरान जो जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसे अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तीसरा प्रमुख जो कारक है वो है प्रवास। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के जो प्रमुख घटक है उनमें थर्ड है प्रवास। तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। मैंने इसका पहले भी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जैसे कुछ लोग या कोई परिवार अपने बच्चे को पढ़ाई से या रोजगार से के कारण किसी भी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो प्रवास कहलाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, 2004 में जो सुनामी आई थी तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में से जनसंख्या को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर कर दिया था, तो एक ये बड़ा प्रवास था। तो वहाँ जो तटीय क्षेत्रों की जनसंख्या थी वो काफ़ी संख्या में कम हो गई थी, यानी कि जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हो गई थी। प्रवास के कारक ये 2 नंबर में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एक होते हैं प्रतिकर्ष कारक, दूसरा होते हैं अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जब किसी भी मनुष्य को जबरदस्ती मजबूरी में अपने गंतव्य यानी कि अपनी जगह को छोड़ के किसी अन्य स्थान पर जाना पड़े, वो प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। इसको हम पुश फैक्टर भी कहते हैं इंग्लिश में, कि एक इंसान को धक्का देके जबरदस्ती दूसरी जगह पर ले जाना। ठीक है, ये प्रवास का प्रतिकर्ष कारक। इसके कई रीजनों से, जैसे बेरोजगारी है, राजनीतिक उत्पात है, प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं है, महामारी है, इस तरह से। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कोरोना के टाइम पे काफ़ी सारे लोग अपने पैतृक स्थान पर चले गए थे, ताकि शहरी क्षेत्रों में जो है वायरस ज़्यादा था, इसलिए बहुत सारे लोग अपने पैतृक स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए थे। अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक वो होते हैं जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और लोग अपनी इच्छा से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इन्हें हम पुल फैक्टर भी कहते हैं, कि ऐसे कारक जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, इनमें है काम के बेहतर अवसर, ठीक, लोगों को रोजगार की जब जहाँ अच्छी सुविधा होती है तो वो अपकर्ष कारक में आता है और वो प्रवास कर जाते हैं। रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायी संपत्ति और अनुकूल जलवायु। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे अभी तक तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है कि किसी पेपर में आया हो, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि किसी का मूड बन जाए और ये क्वेश्चन आपको दे दें। ठीक, तो ये हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं कि जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें बांग्लादेश के वर्षा वनों के आदिवासी लोगों को शामिल किया गया है। ऐसे एरियाज में क्या होता है कि जनसंख्या में जन्म दर भी बहुत अधिक होती है और मृत्यु दर भी बहुत अधिक होती है। लोग अक्सर पिछड़े होते हैं, अशिक्षित होते हैं और ये अधिकतर किसानी के काम में व्यस्त रहते हैं। इनके परिवार भी बहुत बहुत बड़े होते हैं, जितना बड़ा परिवार होगा उतना संपन्न माना जाता है। ठीक, तो ये पिछड़ी अवस्था में ये लोग रह रहे हैं। दूसरी अवस्था है जिसमें जन्म दर तो अधिक है, लेकिन धीरे धीरे कर्व नीचे आ रहा है, धीरे धीरे मृत्यु दर कम होती जाती है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ गई हैं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं बढ़ गई हैं, जिससे कि लोग धीरे धीरे जागरूक होने लग गए हैं। ठीक, तृतीय अवस्था है, इसमें जो द्वितीय अवस्था है उसमें पेरू, प्रथम शुरुआत में पेरू जैसे देश सम्मिलित हैं और उतरते नीचे आते आते कर्व के श्रीलंका और केन्या जैसे देश शामिल हो जाते हैं। ये विकासशील देश हैं और ये पिछड़े अविकसित देश हैं। यहाँ पर हम देखें तृतीय अवस्था में यहाँ पर कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश होते हैं और ये देश पूरी तरह से शिक्षित हैं। यहाँ जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी अत्यधिक कम है। इनकी जीवन प्रत्याशा भी बहुत अच्छी है, इसलिए इनको तृतीय अवस्था में
रखा गया है। यहाँ पे चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं, सभी की सुविधाएं अत्यधिक हैं। इस कारण ये देश जो हैं वो विकसित अवस्था में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के प्रतिवर्ष कारक है? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, तब मैं मानूंगी कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा, क्योंकि अभी हमने प्रतिकर्ष कारक भी पढ़े हैं और अपकर्ष कारक भी पढ़े हैं। अब एक क्वेश्चन है कि 200 वर्षों पूर्व विश्व के सभी देश जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में थे? अभी हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। ठीक है, इसमें पढ़िए ना। तो ये क्वेश्चन है कि 200 वर्ष पूर्व जो है जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में थे सारे विश्व के देश? तो सारे विश्व के देश जो हैं वो जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में थे, यानी कि अशिक्षित, अत्यधिक जन्म दर, अत्यधिक मृत्यु दर, चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं, जीवन प्रत्याशा भी बहुत कम। ठीक, चलिए आगे आते हैं कि संभावित 2 नंबर के प्रश्न। अभी हम इन सब पे चर्चा कर चुके हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ठीक, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं, अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रवास किसे कहते हैं। तो ये 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग तैयार कीजिएगा। फिर है संभावित 2 नंबर के प्रश्न, वही थे, डबल से स्लाइड आ गई। लघुत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग टाइप में आ जाएंगे। जनसंख्या वितरण के भौतिक कारक, ये हमने अभी पढ़े थे, 4 भौतिक कारक हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप इनका आंसर भी लिख सकते। फिर जनसंख्या वितरण के आर्थिक कारक, आर्थिक कारक भी हमने पढ़े थे, ये 3 कारक थे। ठीक है, जिनमें खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण हमने पढ़ा था। ठीक, अब आते प्रवास किसे कहते हैं। इसमें हमें प्रवास की परिभाषा लिखना है और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, इसमें हमने अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक समझे थे, तो वो लिखना है। फिर है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत समझाइए। मैंने अभी समझाया है, थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग समझ लीजिए कि हमने अभी जनांकीय संक्रमण की जो 3 अवस्थाएं समझी हैं, उन्हें आपको डायग्राम बना के समझाना है। फिर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। इन पर हमने चर्चा नहीं की थी, हमारे बुक में 2 ही उपाय दिए हैं, आप पीछे देख लेना ध्यान से। तो जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय हैं। पहला है परिवार नियोजन। ठीक है, तो लोगों को जानकारी दी जाए कि परिवार नियोजन क्या है, 2 बच्चे ही है ना उसमें जरूरी है। ठीक, दूसरा आप शिक्षा भी शामिल कर सकते हैं, लोग शिक्षित होंगे तो अपने जनसंख्या के प्रति और अपने भविष्य के लिए जागरूक होंगे, जिससे कि जनसंख्या को कंट्रोल में किया जा सकता है। ठीक है, फिर है लोगों को जो कई सारे उपाय होते हैं जनसंख्या, जैसे गर्भनिरोधक वगैरह के बारे में लोगों को जानकारी देना, जिससे कि लोग बच्चे कम करें। ठीक है, उसके बाद है थॉमस माल्थस का सिद्धांत संक्षिप्त में समझाइए। ये लास्ट में दिया है, 3 या 4 लाइन में ये सिद्धांत दिया है, तो मैं बता देती हूँ। थॉमस माल्थस जो हैं उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार जो जनसंख्या है वो धनात्मक रूप से बढ़ती है, जैसे जनसंख्या जो है वो गुणात्मक रूप से बढ़ती है, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, 16, 32, 64। और संसाधन जो है वो धनात्मक रूप से बढ़ते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। फिर क्या होता है कि संसाधनों पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है, तो प्रकृति जो है वो कोई महामारी, कोई भूकंप या बड़ी सी आपदा उत्पन्न करती है, जिससे कि काफ़ी संख्या में जनसंख्या कम हो जाती है और संसाधन और जनसंख्या का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाता है। ठीक, जैसे कि अभी कोरोना महामारी आई थी, तो सबने कहा था कि ये थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार ही हुआ है, क्योंकि जनसंख्या का भार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया है। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, 3rd चैप्टर, जो कि इसी यूनिट में है। ठीक, जिसका नाम है मानव विकास। देखिए, मानव विकास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो पहला है वृद्धि, हमने अभी पढ़ी थी वृद्धि। तो वृद्धि मात्रात्मक और इसका मूल्य जो है वो निरपेक्ष होता है, जबकि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है और इसका मूल्य सापेक्ष होता है। ठीक, वृद्धि जो है धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी कि जैसे हम जनसंख्या की बात कर रहे थे, तो जनसंख्या अधिक भी हो सकती है और कम भी
हो सकती है, ठीक है। या फिर वृद्धि में हम जैसे बात करें कि संसाधन बढ़ भी सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। जैसे हम हर साल फसल देखते हैं, कभी अच्छी फसल आ गई या कभी किसी आपदा के कारण पूरी फसल मर जाती है, खराब हो जाती है, तो उसमें ऋणात्मक परिवर्तन हुआ। लेकिन विकास जो होता है हमेशा सकारात्मक वृद्धि इसमें शामिल होती है, यानी विकास तब होता है जब वृद्धि अच्छी हो रही है, उसमें ऋणात्मकता या नकारात्मकता नहीं होती है, ठीक है। विकास हमेशा अच्छाई का सूचक है। देख लेते हैं विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में काफी आता है, ठीक है, कि विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। ये वन वर्ड में भी आ जाता है और कभी कभी एमसीक्यू टाइप में भी आ जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कुछ उद्देश्य होना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों और अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकें। देखिए, हम लोग प्रकृति के नियमों के अकॉर्डिंग तो बड़े होते ही हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि आपको बड़े होके कुछ करना है। आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे, तो आपका जो जीवन स्तर है वो भी अच्छा होगा, ठीक है। समाज में प्रतियोगिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र। समाज में हम क्लास से ही बात कर सकते हैं कि क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप उनसे कंपटीशन करें कि ये हर साल 94% लाता है तो मैं 95% क्यों नहीं ला सकता। अगर आप ऐसे ही बैठ जाएंगे कि ठीक है क्या जा रहा है, तो उसमें कंपटीशन की भावना कम होगी और आप आगे भी जब बड़े कंपटीशन एग्जाम्स देंगे, जैसे आईएएस है या यूपीएससी है या पीएससी है या कोई भी बैंकिंग का, टीचिंग का, तो उनमें भी आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और आपका जो जीवन स्तर है वो निम्न स्तर का ही रह जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं मानव विकास के 4 घटक लिखिए। तो ये मानव विकास के 4 स्तंभ में समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और शक्ति सशक्तिकरण, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं समता। समता का आशय है कि लोगों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, किसी लिंग, जाति, आय और किसी अन्य कारण से उनमें भेदभाव की भावना नहीं होना चाहिए। सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाना चाहिए। फिर है सतत पोषणीयता। इसमें क्या है कि मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले जिससे कि वो आगे बढ़ सके। यहाँ पर हमने बालिकाओं की बात की है कि जैसे हम बालकों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरे तरह से प्रयासरत रहते हैं, उसी तरह से हम बालिकाओं को विद्यालय भेजने पर जोर दें, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है उत्पादकता। उत्पादकता क्या है? जहाँ उत्पादकता का है मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, यानी कि आप जो है बड़े हो रहे हैं तो आप अपने लाइफ में क्या ग्रोथ कर रहे हैं अपना श्रम करके, ठीक है। क्या आप खेती करते हैं तो आप उसमें नए टेक्निक्स भी ला सकते हैं। आपके पेरेंट्स जो हैं वो पुरानी पद्धति से खेती करते थे, आप नई तकनीक से कर सकते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। ये उत्पादकता। जब उस समुदाय के राष्ट्रों की वास्तविक वृद्धि जो है, वास्तविक राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं, मतलब जो लोग हैं वहाँ के जन समुदाय वो किसी भी राष्ट्र का वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और में उनकी क्षमता बेहतर होती है। जैसे कुछ बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से थके थके महसूस होते हैं, तो उन्हें बेहतर चिकित्सा प्रदान की जाए ताकि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें और देश में आगे बढ़ सकें। उसके बाद है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती है स्वतंत्रता क्षमता से आती है। जैसे हमने अभी बालिकाओं का यहाँ पर उदाहरण लिया था कि बालिकाओं को पढ़ने की पूरी छूट दी जाए, वो जो भी करना चाह रही हैं उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जिससे कि उनकी क्षमता भी अधिक होगी और वो अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगी। अब हम देख लेते हैं मानव विकास के उपागम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में से भी आता है कि इनमें से कोई एक हटा देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये 4 उपागम है। इसके अलावा मात्रात्मक दे देते हैं, ठीक, तो वो उपागम नहीं है, ठीक। 4 उपागम है। पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। सबसे पहले हम आय उपागम की बात करते हैं। पहला एमसीक्यू यही बन जाता है, यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। क्वेश्चन आ सकता है कि मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है, तो आय उपागम इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पहले शुरुआत थी मानव विकास के लिए उसे आय से जोड़ा गया था। ठीक है, कि जिसकी आय अच्छी होगी वो उस देश के निवासी जो हैं वो अधिक विकसित होंगे। ठीक, आगे देखते हैं कल्याण उपागम। कल्याण उपागम से तात्पर्य है कि लोग जो हैं पूरी तरह स्वस्थ हों, सामाजिक सुरक्षा हो, उनकी सुख साधन हो, उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देते हुए सरकार कल्याण पर आधारित व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। यानी कि वहाँ के लोग स्वस्थ हों, सुरक्षित हों, ये कल्याण उपागम को आगे मतलब विकास का आधार बनाया गया। जैसे अभी हम देखें कि यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको देखते हुए ये समझा जाता है कि जो सामाजिक सुरक्षा है वो अत्यधिक आवश्यक हो गई है, आय से भी ज़्यादा आवश्यक हो गई है। अगर आप सुरक्षित नहीं है अपने देश में तो आप लोग कैसे जी पाएंगे। ठीक है, तो फिर आगे चल के इसको विकास का आधार बनाया गया। ठीक, अगला हो जाता है आवश्यकता उपागम। यह उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया है एक आपका कि कौन से उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रतिपादित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकता उपागम। ठीक, फिर है इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जो है प्रत्येक देश के पास होना चाहिए। पहला, वहाँ के लोग स्वस्थ हों, शिक्षित हों, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था हो, जल की पर्याप्त व्यवस्था हो और स्वच्छता यानी कि साफ सफाई की व्यवस्था हो, और लास्ट में आवास यानी कि उनके रहने की भी पूरी व्यवस्था होना चाहिए। तो वह देश जो है वो विकास की श्रेणी में आगे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्षमता उपागम। ये लास्ट उपागम है और इसके जो प्रतिपादक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध किस उपागम से है, तो हमारा आंसर होगा क्षमता उपागम। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इन्होंने कहा है कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी कि मानव जो है अपनी क्षमताओं का विकास करे और आगे बढ़े। ठीक, अगला है मानव विकास का मापन। मानव विकास का मापन भी इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो मापन का जो स्केल है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है। मानव विकास सूचकांक, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच प्रमुख आधार क्षेत्र हैं और इनका जो स्केल है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, नॉर्वे हम कई दिनों से पढ़ते चले जा रहे हैं कि नॉर्वे जो है वो सबसे ऊपर है अभी स्केलिंग में। फिर उसके बाद देखते हैं इसको 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। मतलब इस स्केल में जो भी देश 1 के पास होगा, जैसे हम 0.983 का स्कोर देख रहे हैं यानी कि अति उच्च स्तर के विकसित देश हैं, और जिनका स्कोर 0.268 के आसपास है वो अत्यंत निम्न स्तर यानी कि वहाँ की जीवन प्रत्याशा, रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब क्या है, कमजोर है, अविकसित है। मतलब लोगों को कोई सुविधाएं नहीं है। और जहाँ पर ये 0.983 आ रहा है स्कोर, कि ये देश पूरी तरह विकसित हैं, यहाँ पर जीवन प्रत्याशा अच्छी है, लोगों की स्वस्थ हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, आवास की सुविधा है। ठीक, आगे आ जाते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया था जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ है यहाँ पर और अधिक स्वस्थ जीवन जीने की ज़्यादा अवसर हो। जैसे अभी विश्व में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक जापान की आंकी जाती है, तो यहाँ वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो अच्छा होगा, इसलिए वो अधिक जी पा रहे हैं। फिर आ जाते हैं मानव विकास सूचकांक के स्कोर। अति उच्च में 0.800 के देश सम्मिलित हुए हैं और इनकी संख्या 59 है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या MCQ टाइप में आ जाएगा कि मानव विकास सूचकांक के अधिक यानी कि अति उच्च देशों में कितने देश शामिल हैं, तो 59 हो जाएगा। फिर उच्च में हम देखेंगे 701 से 0.799 के बीच 53 कंट्रीज हैं। फिर मध्यम में देख लेते हैं 0.550 से 0.700 के बीच 39 कंट्रीज हैं। और जो निम्न विकसित देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.549 से नीचे है और इसमें 38 देश शामिल हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।